अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। यह शब्द जब कश्मीर की वादियों के लिए कहे गए थे तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि स्वर्ग जैसे इस स्थान पर बारूद की गंध फैला दी जाएगी। 22 अप्रैल को एक बार फिर से कश्मीर की हसीन वादियों, खासकर पहलगाम आतंकवाद के निशाने पर आ गया। इस हमले में न सिर्फ निर्दोष लोगों की जान गई बल्कि पूरा टूरिस्ट एरिया और राज्य की छवि पर भी गहरा असर पड़ा है। जन्नत में फिर बहा खून और सियासत ने अपनी रोटियां सेक ली। 22 अप्रैल 2025, एक तारीख जिसे कश्मीर की खूबसूरत वादियां शायद कभी नहीं भूल पाएंगी। पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 28 मासूम पर्यटकों की जान गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जब गोलियों की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है तब नदियों का संगीत भी थम जाता है। हमलावरों ने सैन्य वर्दी पहन रखी थी और M4 कार्बाइन और AK-40 जैसे हथियारों से लैस थे। उन्होंने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे और कलमा पढ़ने को कहा। जो नहीं पढ़ पाए उनको गोली मार दी। इस खूबसूरत वादी में खून खराबे का ये मंजर सबको झकझोर गया और भारत का दिल एक बार फिर लहूलुहान हो गया। पर इस हमले के पीछे कौन था और इससे भी बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन है? क्या हम हर बार बस मोमबत्तियां जलाकर भूल जाएंगे? क्या है इसमें पाकिस्तान की भूमिका? इस हमले का जिम्मेदार TRF को बताया जा रहा है, जो लश्कर-ए-तैयब का ही एक नया चेहरा है। यह संगठन ISI की छत्र छाया में पला बढ़ा और आज फिर से उसने भारत में खून बहाने की हिम्मत दिखाई। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमले के मास्टरमाइंड को पहचाना है, सैफुल्लाह कसूरी, जो पाकिस्तान में बैठा साजिशें रच रहा है। हमलावर पाकिस्तान से ही हाल ही में घुसे थे और सब कुछ एक प्री प्लान्ड मिशन जैसा था। पर सवाल ये है कि इस घुसपैठ की जानकारी कैसे नहीं हुई? हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम आखिर कर क्या रहा है? हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कायराना हरकत बताया है और दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ मुक्त सीमा बंद कर दी है और सिंधु जल संधि पर भी रोक लगा दी है और इस्लामाबाद से अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लिया है। लेकिन इससे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जब एक इनएक्सेसिबल वैली में इतने भारी हथियारों से लैस आतंकी इस तरह खुलेआम हमला कर जाते हैं तो सवाल उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था आखिर कहाँ है? इससे पहले भी अमरनाथ यात्रा में पहले सुरक्षा अलर्ट था, तो क्यों नहीं रोक पाए थे हमलावरों को? क्या लोकल इंटेलिजेंस फेल हो रहा है? क्या सिर्फ VIP विजिट्स की सुरक्षा ही प्राथमिकता बन गई है? सुरक्षा में चूक से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमलावरों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी, जो खुद एक बड़ा सवाल है। जिन वादियों में चिड़ियों की चहचहाहट होती थी वहाँ सिर्फ चीखें गूंज रही थी। इसमें सरकार की भूमिका क्या है? सरकार की तरफ से बयान आया है कि दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन कब और कैसे? और क्या ये पहली बार है जब ऐसा हुआ है? कश्मीर घाटी में ये पहली घटना नहीं है। 2019 में पुलवामा अटैक, 2017 में अमरनाथ यात्री हमला और 2000 में चिट्ठी सिंह बोरा में सिखों की हत्या। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमलावर आए और गोलीबारी की और भाग निकले? हर बार सरकार कहती है मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन जवाब कब और कैसे, ये हमेशा अधूरा रह जाता है। और जैसे राहत इंदौरी ने कहा था, सरहद पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता करो, चुनाव है क्या? जब भी चुनाव आते हैं घाटी में खून बहने लगता है और सत्ता की गूंज में आम जनता की चीखें दब जाती हैं। आखिर गोदी मीडिया चुप्पी कब खत्म करेगी? जब कोई किसी पे कमेंट करता है तो डिबेट पे डिबेट होती है, लेकिन जब लोग मरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। क्या खबर में अगर मुस्लिम आतंकी शब्द ना हो तो TRP नहीं आती, या फिर सरकार के कारनामों पर पर्दा डाला जा रहा है? आखिर मीडिया सवाल पूछना कब शुरू करेगी?
पहलगाम का जन्नत अब जलने लगा है। पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। साल 2024 में यहाँ 30 लाख पर्यटक आए थे, लेकिन अब लोग बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, होटल खाली हो रहे हैं और टैक्सी ड्राइवर बेरोजगार हो रहे हैं। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि घाटी की अर्थव्यवस्था पर भी हुआ है। वहीं पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिनमें पहलगाम में हुई दहशत का मंजर साफ दिखाई दे रहा है और जिसे देखकर पूरे देश की आंखें भर आई हैं। जमीन पर शव के पास एक महिला खामोश बैठी है। यह तस्वीर विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी की है। लेफ्टिनेंट विजय नरवाल, जिसकी शादी को महज 6 दिन ही हुए थे, वो भी इस हमले में शहीद हो गए। वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने आए थे और उनका सबसे सुनहरा पल उनकी आखिरी सांस बन गया। उनकी पत्नी बेसुध होकर वहीं बैठी रही और बोली, हमें जो जीवन शुरू करना था वो वहीं खत्म हो गया। एक पत्नी जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने गोली लगते देखा। ये कर्नाटक के निवासी मंजुनाथ राव और उनकी पत्नी पल्लवी राव थे। पल्लवी ने आतंकवादी से जब यह कहा कि तुमने मेरे पति को मार डाला, अब मुझे भी मार दो, तो उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाकर मोदी से बोल दो। सैयद आदिल हुसैन सा, जिन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश में जान दे दी। जब आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलानी शुरू की, तब आदिल ने एक आतंकवादी से उसकी बंदूक छीनने का प्रयास किया तो उसको गोली मार दी। उनके पिता ने कहा, मेरा बेटा मरा नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए अमर हुआ है। अब आगे भविष्य में सरकार की क्या रणनीति रहेगी? सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती शुरू कर दी है और सीमाओं पर स्ट्रिक्टनेस को बढ़ा दिया है। लेकिन जब तक पॉलिसी में सुधार, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लागू नहीं होती, तब तक बदलाव मुश्किल है। अब वक्त है असली सवाल पूछने का, कब तक मासूम मरते रहेंगे? कब तक टीआरएफ जैसे संगठन सक्रिय रहेंगे और कब तक कड़ी निंदा ही जैसे शब्द जवाब में सुनने को मिलेंगे? कश्मीर को आतंक से नहीं, राजनीति से भी बचाने की जरूरत है, वरना एक दिन ये जन्नत भी सिर्फ किताबों में बाकी रह जाएगी। फिलहाल कश्मीर में हुए हादसे में शहीद हुए लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी इत्तेफाक रखते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।